नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। बेकाबू मौसमी बीमारियां और जानलेवा बुखार। मौसम बदलते ही बीमारियां जकड़ लेती हैं। किसी को बुखार, किसी को डेंगू तो किसी को चिकनगुनिया और सर्दी जुकाम होता है। अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें, घर में मरीज, और यही हाल कुछ इन दिनों भी राजस्थान में नजर आ रहा है। मौसमी बीमारियों से इस साल 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों में भले ही मौसमी बीमारियां काबू में हों, लेकिन अस्पतालों में स्थिति बेकाबू है। एक बार फिर से सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों का एक ग्राफ बढ़ा है और अस्पतालों में इस वक्त हाउसफुल जैसी तस्वीर नजर आ रही है। तो किस तरह से लगातार मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं और कैसे इसे रोका जाए, क्योंकि ये आंकड़े हर साल इसी तरह से नजर आते हैं। कमियां कहां नजर आती हैं, कैसे जो आम लोग हैं उनको बचाव करना चाहिए, किस तरह से और व्यवस्थाएं हो सकती हैं, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर एस बनर्जी जनरल फिजिशियन हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो वहीं डॉक्टर गोविंद नारायण हमारे साथ जुड़े हैं, आयुर्वेद चिकित्सक हैं। तो विकास शर्मा संवाददाता स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है हमारे स्टूडियो में, इस प्रोग्राम में। विकास, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार मौसमी बीमारियों के आंकड़े बढ़ते हैं, हर साल बढ़ते हैं। इस बार अगर बात करें तो किस तरह के ये आंकड़े हैं, क्या कुछ ये कहते हैं? देखिए, अगर मौसमी बीमारी की बात करें तो इस बार जो अभी का ट्रेंड है मौसमी बीमारी को, उसमें सबसे ज़्यादा मौसमी बीमारियां हैं वो सर्दी, खांसी, बुखार और जुकाम। ये 4 तरह की बीमारियां हैं और सबसे ज़्यादा ओपीडी और आईपीडी दोनों जगह मरीज देखे जा रहे हैं। और कई जो खास तौर पर इनके जो केस ज़्यादा देखे जा रहे हैं वो बच्चों में ज़्यादा देखे जा रहे हैं। उसका कारण, सबसे जो महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है वो ये है कि जो सर्दी के तेवर एकदम से चेंज हुए हैं, उसमें अभी मौजूदा स्थिति ये है कि सुबह और रात दोनों के बीच में काफ़ी टेम्परेचर का डिफरेंस है। इसमें पहनावा जो है वो लोगों का अलग तरह का होता है। दिन में हम अगर सर्दी के कपड़े पहन लेते हैं तो उनको गर्मी का एहसास होता है। ऐसे में लोग जो है पहनावे को लेकर कन्फ्यूजन, इसी के चलते जो रात के अंदर जो पहनावा नहीं हो पाता उसके चलते सर्दी के चपेट में लोग आ रहे हैं। खासतौर पर बच्चों की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। अगर बात करें जेके लोन अस्पताल की तो सुबह ओपीडी के अंदर जो बच्चों की रेलम पेल मची हुई है, जिसको कह सकते हैं अस्पताल के अंदर, और साथ में और दूसरे अस्पताल है वहाँ पर भी ओपीडी जो है बिल्कुल हाउसफुल जैसी स्थिति हो गई है। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अंदर भले ही मौसमी बीमारियां कंट्रोल स्थिति में, क्योंकि सालाना आंकड़ा पेश किया जा रहा है, उसके अंदर बात करें तो डेंगू का जरूर एक प्रकोप बताया गया कि डेंगू से 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 12,000 के आसपास केस सामने आ चुके हैं। लेकिन और बीमारियां जो है सामान्य स्थिति में। लेकिन कोविड जाने के बाद जिस तरह से स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी, फील्ड में काम होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पा रहा। नहीं अभी तक कोई जागरूकता कैंपेन शुरू किया गया जिससे कि जो बीमारियां हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। आगे आने वाले समय में ये स्थितियां और बिगड़ सकती है, क्योंकि अब सर्दी ने अपना पूरा फुल जो कैसे तेवर जो है पूरे दिखाया नहीं है भी। और जैसे जनवरी में और तेज कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो उसके साथ ही ये बीमारियां जो है और ज्यादा फैलेगी। तो ऐसे में अभी इस वक्त विभाग को चाहिए कि बड़ा अलर्ट जारी करे, साथ में जिलों के अंदर स्क्रीनिंग शुरू की जाए ताकि जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। जी। और डॉक्टर एस बनर्जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से विकास बता रहे हैं कि बहुत सारी मौसमी बीमारियां तो हैं ही, लेकिन जरूरी ये होता है कि जैसे कोविड आया और उसके बाद स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं नहीं बैठी हैं। देखिए, ऐसा है कि हर साल बहुत पहले से ही ये मौसमी बीमारियां, स्पेशली ये वायरल फीवर, जो फ्लू लाइक सिंड्रोम्स है, जुकाम, खांसी और छींक आना, और आगे ज्यादा बढ़ जाता है तो ये निमोनिया तक में भी हो जाता है। ये बच्चों में ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों में, जैसा आप हमारे पहले जो बोलने वाले उन्होंने कहा कि ठंड वगैरह से परहेज प्रॉपरली नहीं लेते हैं। अब जैसे राज्य सरकार ने ये किया है कि बच्चों की क्लासेस को इन्होंने लेट ओपन करने के लिए कहा, 9 बजे के बाद चालू करें, जो सुबह 7 बजे होता था। पर इसमें भी प्राइवेट स्कूल्स चालाकी कर रहे हैं कि शाम दोपहर को, या वो ओल्डर स्टूडेंट्स का तो टाइम चेंज नहीं किया,
और इनका टाइम मॉर्निंग कर दिया है, तो इनको एक ही बस चलाने के लिए सुबह तो इनको भी ले जाते हैं और 2 घंटे ये प्राइवेट स्कूलों में वहां पे पढ़े रहते हैं। क्लास सवाल ये इनके है बाद में कि लेट चालू होता है। कितनी स्क्रीनिंग की जा रही है? सवाल ये किया जा रहा है कि स्क्रीनिंग कितनी हो रही है, रैपिड रिस्पांस टीम जो है वो कितनी गठित हुई है? नहीं, इसकी ऐसी कोई स्क्रीनिंग नहीं होती है। जैसे कोविड में था, जैसे कोविड में होता है, ऐसी कोई स्क्रीनिंग नहीं है। स्क्रीनिंग तो यही है कि सिम्टम्स आए तो पेरेंट्स हैं इनको स्कूल ना भेजें, और अगर स्कूल गए तो टीचर्स हैं या इनको सबको बताएंगे इस बच्चे से थोड़ा दूर रहें और इनको घर पे ही छोड़ा जाए, और आपस में खेलने वाले जो ग्रुप एक्टिविटीज है इससे इसको दूर रखें। यही है स्क्रीनिंग। बाकी ऐसा कोई टेस्ट नहीं है और ना ही कोई इसका कोई प्रिवेंटिव वो है। प्रिवेंशन यही है कि इनसे दूर रहे, ठंड से बचाव करें। ठीक है सर, आपके पास दोबारा लौटेंगे क्योंकि कई टीम जो है वो गठित की जाती है, उन पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर गोविंद नारायण भी हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर अशोक सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। डॉक्टर गोविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रोफेसर भी आप हैं, तो ऐसे में जब ये मौसमी बीमारी, ये वो शब्द है जैसे ही मौसम में बदलाव हुआ, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का हो, चाहे वो बरसात का हो, कहते हैं मौसमी बीमारियां ज्यादा हो गई हैं। क्यों ये ज्यादा होती हैं? आयुर्वेद कैसे इसे लेता है? क्योंकि जब भी मेघा जी, जब भी मौसम चेंज होता है तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। क्योंकि जो अभी पहले पिछली जो ऋतु थी वो थोड़ी गर्म थी, अब ठंड हो रहा है, धीरे धीरे सर्दी आ रही है, तो जब भी मौसम चेंज होता है इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो इसमें ये वायरल डिजीज ज़्यादा होती है। अपने को ध्यान रखना होता है कि अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें। इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए जो पिछली ऋतु है उसका खान पान तो कम करते रहते हैं, और अभी जो आने वाली ऋतु है उसका खान पान उसके हिसाब से बढ़ाते रहते हैं। जैसे अब सर्दी का ऋतु आ रही है, क्योंकि अभी हेमंत ऋतु चल रही है। आयुर्वेद में 6 ऋतुएं मानी गई है। पिछली ऋतु थी वो शरद ऋतु थी, उसमें वायरस का ज़्यादा प्रकोप था। अब धीरे धीरे वायरस का प्रकोप कम होता जाएगा और ये हेमंत ऋतु है, इसके अंदर कफस बीमारियां ज़्यादा होगी। कफस का मतलब आरटीआई डिजीज, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो डिजीज है या इन्फेक्शन है वो ज़्यादा होगा। और इस बार क्या हुआ है कि ये जैसे एक तो कोविड के बाद के पोजीशन है, जो भी समय चल रहा है वो कोविड के बाद का है। दूसरा, इस बार थोड़ा ऋतु व्यापन भी है, एक आयुर्वेद में शब्द है ऋतु व्यापन। ऋतु व्यापन का मतलब ऋतु से विपरीत लक्षण हो। अब की बार सर्दी है ना जो लेट स्टार्ट हो रही है, दिसंबर में भी अभी ज़्यादातर इतनी सर्दी नहीं पड़ रही जो हर साल पड़ती आई है, तो इसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसमें भी इस तरह की बीमारियां होती है। तो अपने को इसके लिए प्रिकॉशन रखना होता है कि सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो डिजीज होती है वो नाक से और गले से होती है, वहीं से स्टार्टिंग होती है। तो इसके अंदर आयुर्वेद में एक नश्य क्रम बताया गया है जो अभी अपन कोई भी कर सकता है। नाक के अंदर 2-3 बूंद दोनों नाकों में ऑयल की डाली जाती है, चाहे तिल के तेल की या मूंगफली के तेल की, या कोई तेज तेल नहीं है उसको डाल के, और नाक से खींच के मुंह से थूका जाता है, तो उससे क्लीनिंग हो जाती है इसकी, गले की, थ्रोट की और नाक की, दोनों की, तीनों की। ठीक है सर, ये आप जिस तरह बता रहे हैं कि अगर इस तरह जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, तो उससे पहले इस तरह कर सकते हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम सही रहे। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि होम्योपैथिक ये कहा जाता है ये बड़ा लॉन्ग टर्म काम है, आप कोई चीज लेते हो धीरे धीरे वो ठीक होती है। अगर बुखार, जुकाम, खांसी किसी को हो जाता है, इंस्टेंट क्या इसमें इलाज हो पाता है? जी मेघा जी, सबसे पहली बात तो है बदलते मौसम के हिसाब से हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन है, वो हमको बदलना चाहिए। दूसरी बात आपने कही होम्योपैथी धीरे काम करती है। हमने कोविड की पहली, दूसरी और ओमिक्रॉन में भी देखा होम्योपैथी से फास्ट कोई दवाई काम नहीं करती है। सबसे बड़ा मिथ्या है लोगों के अंदर कि सर्दी जुकाम बुखार में होम्योपैथी का कोई रोल नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार में होम्योपैथी दवाई धीरे काम करती है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ्य है। होम्योपैथी में सिम्टम्स के अकॉर्डिंग सारी दवाइयाँ होती है। सर्दी जुकाम बुखार में भी अलग अलग लोगों को सिम्टम्स होते हैं। किसी को पानी की प्यास कम लगती है, किसी को ज़्यादा लगती है, किसी का गला बार बार सूखता है। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैच करके होम्योपैथी में दवाई दी जाती है, चाहे वो सामान्य सर्दी जुकाम बुखार हो या कोई भी बड़ी बीमारी हो। होम्योपैथी में दवाई सबसे फास्ट काम करती है। तो सबसे बड़ा जो मिथ्य था उसको मैं आपके सामने क्लियर करूं कि होम्योपैथी में इस प्रकार के बदलते मौसम के हिसाब से हमारा खान पान हमको बदलाव करना है, हमारे कपड़ों में हमको बदलाव करना है, थोड़ा सा हमारे दिनचर्या में हमको बदलाव करना है, और बदलते मौसम के हिसाब से हमारा जो पानी पीने का तरीका है, खाने का तरीका है, खाने में हमको क्या ज़्यादा उपयोग में लेना चाहिए, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखते हुए साथ में होम्योपैथिक दवाई लेंगे तो होम्योपैथी से फास्ट कोई दवाई काम नहीं करती।
ठीक है सर, ये मान लें कि जैसे एलोपैथिक होती है, अब आपको बुखार हो गया, आपने दवाई ली, 2 घंटे के अंदर आपका बुखार उतर गया, फिर आपको वो कोर्स पूरा 3 दिन का या 5 दिन का लेना होता है। क्या होम्योपैथिक को भी ऐसे ही माने कि अगर आप बुखार होता है दवाई लेते हैं ठीक हो जाएंगे और बस कोर्स आपको पूरा करना है? होम्योपैथी में भी कोई भी वायरल डिजीज होती है उसका 3 से 7 दिन का टाइम पीरियड्स होता है। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो 3 से 7 दिन में नेचुरल भी सबसाइड होगा। तो होम्योपैथी में भी जैसे एलोपैथी में और बाकी सिस्टम्स में भी एक टाइम फिक्स होता है। होम्योपैथी में पर्टिकुलर मेडिसिन का पर्टिकुलर डोज होता है, इसको 3 दिन लेना है, दिन में 3 बार लेना है, दिन में 4 बार लेना है। तो बिल्कुल क्यों नहीं, होम्योपैथी से भी सर्दी जुकाम बुखार बिल्कुल ठीक होता है। ठीक है विकास, क्योंकि देखिए आप जिस तरह से कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी और बहुत सारी चीज़ों पे अभी काम होना चाहिए, हालांकि मरीज आते हैं तो डॉक्टर्स उनका इलाज भी करते हैं, उनको दवाइयाँ भी देते हैं, क्या जो रैपिड सिस्टम जो टीम थी वो गठित होना कहीं वहाँ पे लैक है या स्क्रीनिंग की जो कमी है वो नज़र आ रही है? क्योंकि डॉक्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं उनमें स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ देखिए, अगर बात करें स्क्रीनिंग की तो स्क्रीनिंग सर्दी खांसी जुकाम की जो है वो इन्फ्लुएंजा है, तो इसमें तो ज़्यादा स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन और जो बीमारियां जैसे डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, मलेरिया है, इनमें आपको स्क्रीनिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है और इसमें जागरूकता भी बहुत जरूरी होती है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों में स्कूल जाते वक्त उनमें लापरवाही बरती जा रही है, उनका समय जो है वो चेंज किया जा रहा है। उसमें जो दिक्कतें आ रही है वो ये आ रही है कि अगर एक बच्चे को अगर जुकाम खांसी की बीमारी होती है और वो स्कूल जाता है और वहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो नहीं लिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में स्कूल में काफ़ी बच्चों के अंदर बीमारी हो सकती है। कई स्कूलों के ऐसे केस भी सामने आए जिनमें एक ही क्लास के 10-10, 12-12 बच्चे जो है बीमार हुए हैं और उनको एक साथ अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ रहा है। इस तरह के केस राजधानी जयपुर के अंदर कई मिले हैं और उसमें भी जो निमोनाइटिस के केस है वो सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं बच्चों के अंदर की निमोनिया बन जाता है। बच्चों में लगातार पहले जुकाम बनती है, जुकाम के बाद में हल्का फीवर आता है, फिर निमोनिया बन जाता है और अगर ट्रीटमेंट लेट करते हैं तो उसमें वो स्थितियाँ और गंभीर हो जाती है। तो ज़्यादातर बच्चों में निमोनिया के लक्षण जो है वो ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ऐसे में सबसे खास बात तो यह है कि इस मौसम में पहला तो जो हम डॉक्टर साहब ने बताया जिस तरह से कि पहनावे पे विशेष ध्यान दिया जाए, जिस तरह से ऋतु बदल रही है उस ऋतु के हिसाब से ही पहनावा जो है उसमें बदलाव किया जाए और साथ में जो सावधानियां हैं और जो सावधानियों के साथ में जिसका कह सकते हैं सर्दी से बचाव के जो तरीके अपनाए जाने चाहिए, खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए जो अपनाए जाने चाहिए उन पर विशेष फोकस दिया जाना चाहिए। विकास, और ये बात आपने बहुत सही कही कि जब एक बच्चे से दूसरे बच्चे में और कई ऐसे बच्चे जो हैं उनमें ये संक्रमण फैल जाता है, जो बच्चे क्या आप देख लीजिए ऑफिस जाएं या कहीं एक जगह पर आप काम कर रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं या कहीं भी आप लोग इकट्ठे हैं, अगर एक जने को खांसी जुकाम है तो वो दूसरे तीसरे में फैलता चला जाता है। डॉक्टर एस बनर्जी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस तरह से संक्रमण जरूर होता है, खांसी जुकाम जरूर होता है, किस तरह से बचाव करना है? मैडम ऐसा है कि हम लोग सब अवगत हैं कि कोविड में कैसे हम लोगों ने अपने आप को बचाया था, तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी वही उपाय यहाँ पे भी लागू होता है। मास्क पहनना, हम लोगों ने मास्क पहनना बिल्कुल बंद कर दिया पब्लिक प्लेसेस पे। मेरे ख्याल से ये वे ऑफ लाइफ हो गया था, तो इसको क्यों ना दोबारा पहना जाए। स्पेशली जैसे स्कूल में जाते हैं, बसों में जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे डिस्टेंस मेंटेन करना। अच्छा, छींक आती है, हाथ मुंह के सामने हाथ रख के छींकते हैं तो सैनिटाइजर काम में लेना। आप नाक बह रहा है तो नाक साफ करके फिर आपने नल, टैप, डोर नॉब ये सब आपने टच किया तो यहां से स्प्रेड होगा। तो वही हाइजीन, हमें वही डिस्टेंसेस मेंटेन करना चाहिए जो कोविड में किया था। इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं है। और एक और चीज आपको बता दूं, एक वैक्सीन है जो नेशनल प्रोग्राम में तो नहीं है, वो फ्लू वैक्सीन है। वो मतलब इंडिविजुअली आप लगा सकते हैं, बच्चों में भी लगता है, 1 साल का वो कवरेज है, पर वो 100% सिर्फ इन्फ्लुएंजा के लिए है और वायरसेस को, राइनो वायरस वगैरह को वो कवर नहीं करता है। इसके अलावा मेरे ख्याल से बेसिक कॉमन सेंस, जैसे मैंने आपको बताया, घर पे किसी को जुकाम खांसी है तो उसको घर पे ही रेस्ट कराएं, स्कूल में ना भेजें। और अगर पेरेंट्स को या स्कूल टीचर्स को पता लगे, उनको उस बच्चे को सेग्रेगेट कर दें, अलग कर दें और उसके पेरेंट्स को हिदायत दें कि आप इसको जब तक ठीक ना हो ना भेजें। और रही बात खान पान की, तो अच्छा पौष्टिक खाना देना चाहिए, बच्चे बाहर ना घूमें और घूमें तो प्रॉपरली कवर्ड अप घूमें।
यही है। और अस्पतालों में भीड़ लग रही है क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स का लोड बहुत ज्यादा है। इसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से अलग से क्या कर सकती है ये पता नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई क्योंकि आप स्क्रीनिंग या लगातार कोई हर साल इस तरह प्रोग्राम्स हो मरीजों सके। को देखते हैं कि मौसमी बीमारियां हो गई और उसके बाद ये मरीजों की संख्या आ रही है। अगर लगभग अंदाजा बता सके कि किस तरह से हर साल ये मरीज बढ़ते हैं या कंट्रोल जो हुआ है उसको लेकर कोई आंकड़ा है? ऐसा 10 to 20%, 10% के करीब हर साल बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से एक तो अवेयरनेस है, दूसरा पॉल्यूशन है, और तीसरा एक बहुत बड़ी चीज है कि छोटे अस्पतालों में डिस्पेंसरीज पे लोगों को कम भरोसा है। ये बड़े अस्पताल की तरह एसएमएस, जेके लॉन इधर जाते हैं, सारा लोड उधर पड़ रहा है। तो मेरे आम आदमी से यही हिदायत है कि आप अपने आसपास जो डॉक्टर्स है, डिस्पेंसरी है, वहां पे ये चीज दिखाइए। वो अपने आप कोविड के बाद क्या ये आंकड़ा बढ़ा है या कम हुआ है? नहीं, ऐसा ही है हर साल की तरह। कोविड में क्या था कि हमारा सारा जो ध्यान, सारी एनर्जी कोविड पे लगी हुई थी। इनको हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फ्लू लाइक सिम्टम्स वाले थे जी, कोविड नेगेटिव है तो हमने उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके हमने उसको आगे ध्यान नहीं दिया, और वो ठीक भी हो गए। यही बात यहाँ पे भी लागू होता है। ये ठीक हो जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। कोई 1-8% में आगे जाके निमोनिया और ज्यादा तकलीफ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उसके लिए अस्पताल और एडमिशन की फैसिलिटीज रहती है। ठीक है, डॉक्टर गोविंद नारायण, आपसे जानना चाहेंगे सर, क्योंकि आयुर्वेद जैसा आपने कहा कि आपको पहले से ही इम्यूनिटी को अपना बूस्ट अप करना होगा, यानी कि उसको बढ़ाना होगा, और यही कोविड टाइम जब आया था तब भी यही कहा गया था कि इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर आपको लगे कि सर्दी जुकाम के हल्के भी लक्षण आने लगे हैं, पहले हमें घरेलू उपचार क्या करना चाहिए? किस तरह आयुर्वेद कहता है कि हमें उस पर काम करना होगा जिससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो, साथ ही साथ खांसी जुकाम के अगर लक्षण भी है तो वो खत्म हो जाए? हाँ मेघा जी, जैसे अभी मैंने बताया था कि हेमंत ऋतु के अंदर कफ बढ़ता है आयुर्वेद के अनुसार, और आयु के हिसाब से भी क्या होता है कि बच्चों के अंदर कफ की वृद्धि ज़्यादा होती है, और युवा अवस्था के अंदर पित्त की होती है, और वृद्धावस्था में वात की होती है। तो इस समय क्या है, हेमंत ऋतु में कफ भी बढ़ रहा है और बच्चों में कफ ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए दोनों मिला के बच्चों की डिजीज इस समय ज़्यादा बढ़ रही है, वो भी कफस जी। अब इसको रोकने के लिए क्या है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने सारे प्रिकॉशन बताए थे, आइसोलेशन के, मास्क के, इनके सारे। इसके अलावा अपने को इम्यूनिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। इम्यूनिटी के लिए अपने जो बच्चे हैं जिनके जैसे शहद है, अदरक है, अपने काले बीज, तुलसी और ये कुटकी, चिरायता, इस तरह की चीज़ें होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और बच्चों के हाइजीन के लिए मैंने अभी बताया था कि नाक के अंदर जो छोटा सा नस्यक्रम होता है या नाक की सफाई पे ध्यान रखें। और गले के अंदर अगर मान लो कुछ कफ वगैरह ऐसा कुछ है तो उनके लिए कुछ कुल्ले करने की व्यवस्था होती है आयुर्वेद के अंदर, गंडूस बोलते हैं उसको। तो गर्म कुछ दवाइयाँ या फिटकरी का या ऐसा शहद को लेके मुंह के अंदर साफ किया जाता है। इस तरह से क्या इंटेक जो इन्फेक्शन होता है प्राइमरी, वो तो नेजल कैविटी या थ्रोट के थ्रू आगे बढ़ता है निमोनिया के अंदर। तो अगर अपन यहीं रोक लेते हैं तो इससे निजात पाई जा सकती है। ठीक है सर, क्योंकि कई बार खांसी होती है, बहुत लंबी चलती है, अब ये कैसे हम इसको विभाजित करेंगे कि ये खांसी जो है एक वायरल फीवर के बाद वाली नॉर्मल खांसी है या एलर्जेटिक खांसी जो नॉर्मली आजकल लोगों को चल रही है? हाँ, एलर्जेटिक खांसी के अंदर तो क्या होता है वो तो पता पड़ जाता है कि जैसे एलर्जिक जो खांसी होती है उसके अंदर तो फीवर बहुत कम आता है, उसके अंदर तो ड्राई कफ होता है, खांसते रहते हैं। और जो इन्फेक्शन की होती है उसके अंदर तो दूसरी तीसरी दिन इंक्यूबेशन पीरियड होते ही उनको फीवर आने लग जाता है और बुखार वगैरह इस तरह से होने लग जाते हैं, तो इससे पता पड़ जाता है कि इन्फेक्शन की खांसी है। डॉक्टर अशोक जी, क्योंकि कभी कोई खांसी लंबी चलती है, ये कहा भी जाता है कि अगर खांसी लंबी है तो बहुत खतरनाक हो सकती है। अब एलर्जेटिक खांसी है या फिर नॉर्मल भी खांसी है, कैसे उसके लिए इलाज लिया जा सकता है? होम्योपैथिक के अकॉर्डिंग या घरेलू उपचार भी लेते हैं? एलर्जेटिक जो खांसी होगी क्या उसमें उपचार होगा? घरेलू उपचार में तो हमको जो भी खांसी वाला पेशेंट है, चाहे पुरानी है चाहे नई खांसी है, उसमें हमको गुनगुना पानी का प्रयोग करना चाहिए। शाम को हल्दी अदरक वाला दूध हमको लेना चाहिए। दूसरा, होम्योपैथी की दृष्टि से इसको देखेंगे तो
सिम्टम सारे लिए जाएंगे कि खांसी कैसी है, कब उसको ज़्यादा खांसी चलती है, उस खांसी में ऐसा क्या करने से, क्या एप्लीकेशन करने से खांसी में आराम आ रहा है, सुबह के समय ज़्यादा चलती है कि शाम के समय ज़्यादा चलती है, पूरे सिम्टम्स को एनालिसिस करके होम्योपैथी में इसकी दवाई बनती है। इसके अलावा होम्योपैथी में इस प्रकार की खांसी के लिए ग्रेंडेलिया या ब्लाटा मदर टिंचर आता है, उन दोनों को मिलाकर भी पिए तो भी इस खांसी में हमको बहुत हद तक आराम मिल सकता है। दूसरी बात, बदलते मौसम के हिसाब से कई बार हम इनिशियल स्टेज में जब हमको खांसी या बुखार होता है तो हम बिना डॉक्टर की परामर्श से हैवी स्टेरॉइड खाते हैं। उसके कारण से कई बार जो हमारा बलगम नेचुरल रूप से बाहर निकलना चाहिए वो नहीं निकल कर कई बार लंग्स में डिपॉजिट हो जाता है। उसके कारण से कई बार लंबे समय तक हमको खांसी चलती है, क्योंकि वो कफ पूरी तरह से पक जाता है। कई बार हम उसको एक्सपेल बाहर नहीं निकाल पा रहे, उसके कारण से भी कई बार सामान्य सर्दी जुकाम होने के बाद में भी हमारी खांसी बहुत लंबे समय तक चलती है। तो आप जो भी दवाई लें तो डॉक्टर की परामर्श से लें, और स्टार्ट में ऐसी प्रकार की हैवी स्टेरॉइड ड्रग नहीं खाएं। खाने पीने में हमको ठंडी, खट्टी, चिकनी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए खांसी वाले इस प्रकार के एलर्जिक पेशेंट को। ठीक है, एक और सवाल अशोक जी, क्योंकि जब बुखार होता है क्या करना चाहिए ये सब चीजें बताई जाती हैं, क्या ना करें, किस तरह ध्यान रखें, ये जानना चाहेंगे। जब हमको बुखार की कंडीशन हो, एक तो थोड़ा सा इस मौसम में बुखार होने पे ठंडे पानी से हमको नहीं नहाना है, गुनगुने पानी से ही हमको नहाना है, पानी भी गुनगुना पीना है। और तेज फीवर हो तो 1 से 2 दिन हम नहाने का अवॉइड भी कर सकते हैं। पानी हमको ठंडा ही पीना है और पानी घूट घूट पानी पीना है। कई बार हमारे शरीर में बहुत भयंकर फीवर होता है और हम पानी बिल्कुल ही नहीं पीते, तो वो फीवर कई बार हावी हो जाता है। तो हमको पानी का विशेष ध्यान रखना है। थोड़े मील में हमको डाइट लेनी चाहिए, तो ज़्यादा फीवर आपके ऊपर हावी नहीं होता है। और कई बार हम फीवर देखते हैं, फीवर आते हम तुरंत गोली लेके उसको सप्रेस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फीवर आना भी बॉडी में एक अच्छी बात है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आपके बॉडी में कोई न कोई इन्फेक्शन गया है, इसके कारण से आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन रही है, तो शरीर वार्म अप होता है, गर्म होता है, उसको हम कई बार तुरंत गोली लेकर दबा देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो केवल प्रिकॉशन रखें और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होम्योपैथी में दवाई लें। विकास, आप लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं, लगातार उन स्थितियों को बताते हैं जो चाहे वो हॉस्पिटल्स में हों, किस तरह की व्यवस्थाएं हों, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं किस तरह से मरीज लगातार आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या कहती है, किस तरह की प्रभावी व्यवस्थाएं हॉस्पिटल्स में हैं? देखिए, मेगा अस्पतालों की व्यवस्था से पहले एक बात कहना बहुत जरूरी है कि कोविड के बाद में काफ़ी लोगों की इम्यूनिटी डाउन हुई है। और ये जो फीवर इस तरह से फैल रहा है, इस तरह से जो खांसी जुकाम बुखार एकदम से जो आते हैं, हर साल आते हैं, लेकिन जो इस बार एकदम से पूरा ट्रेंड जो आया है एक साथ में, उसका कारण ये कि जो इनको कह सकते हैं मरीजों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफ़ी कम हुई है। उसका कारण भी यही है कि कोविड के अंदर जब हमने एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन किया तो वो दवाइयों का सेवन इस कदर किया गया कि अब लोग घर पर ही अपना खुद का ट्रीटमेंट करने लग गए हैं। कुछ भी हल्का सा बुखार खांसी होती तो अपने हिसाब से एंटीबायोटिक दवाइयां लेते हैं, और इसी की वजह से उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। इसी की वजह से जो दवाइयां हैं उनका असर भी बहुत कम होता जा रहा है। इसी वजह से पिछले दिनों में अभी जागरूकता कैंपेन भी चलाया गया था कि एंटीबायोटिक दवाइयां जो है उनको मनमर्जी से उनका सेवन न करें, चिकित्सक से परामर्श लें, परामर्श लेने के बाद ही चिकित्सकों की परामर्श पर दवाइयों का सेवन किया जाए। लेकिन वो जो ट्रेंड बढ़ा है उसकी वजह से ही ये जो दवाइयां जो है वो भी बेअसर साबित हो रही है। जो बड़ी दवाइयां, अच्छी दवाइयां मानी जाती थी, उनका असर भी मरीजों पे काफी कम होता जा रहा है। तो ये बहुत चिंता वाली बात है, इसलिए लोगों को अवेयर होने की जरूरत है कि अब वो टाइम आ गया जब डॉक्टर्स कोई भी बीमारी होती है, कोई भी शुरुआती फेज में होती है, तो उसको भले आप घरेलू नुस्खे से कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर लगता है कि लगातार बढ़ती जा रही है तो उसमें चिकित्सक से परामर्श लेना बहुत जरूरी है। रही बात दूसरी ग्राउंड रियलिटी की और साथ में जो अस्पतालों की स्थिति की, तो वो काफी कमजोर नजर आ रही है। बात करें सरकारी आंकड़ों की, सरकारी आंकड़ों में अभी भी जो बीमारी है वो बिल्कुल कंट्रोल नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें फील्ड की, तो फील्ड में स्थितियां काफी भयावह स्थिति हो रही है। बात करें सर्दी खांसी जुकाम के अलावा डेंगू के खासतौर पे काफी केस जो है फील्ड में नजर आ रहे हैं। कैसे तो अस्पतालों के अंदर स्थितियां इस तरह की होगी कि हर तीसरा चौथा मरीज बुखार का है वो डेंगू से पीड़ित नजर आ रहा है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो बहुत सीमित बता रहे हैं कि अभी तकरीबन एक साल, जो पिछला साल गुजरा है उसके दिसंबर का महीना आ गया है, 12,000 के आसपास केस नजर आए हैं, जो कि ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सर्विलांस की कमी है। तो ऐसा नहीं कि हम सर्विलांस करेंगे तो केस बढ़ेंगे तो उससे आइडेंटिफिकेशन के साथ ही उनको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो ऐसे में सर्विलांस भी बढ़ाना चाहिए ताकि जो बीमारी जो है उसका कोज भी पकड़ा जा सके, उसको कंट्रोल भी किया जा सके। ठीक है, डॉक्टर एस बनर्जी, आपसे जल्दी से जवाब चाहेंगे। विकास कह रहे हैं कि थोड़ी सी व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की जरूरत है।
यही मैंने कहा कि आप पेरिफेरल लेवल पे ही इनका इलाज हो सकता है और डॉक्टर्स कंसर्न है और पेरिफेरी से जो डॉक्टर मरीज सीरियस है, जैसे कि निमोनिया में कन्वर्ट हो गया या ये वायरल इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, बलगम आने लग गया, तेज बुखार चालू हो गया है ना, ऐसे मरीज को वो अपने आप ही अपने जजमेंट से बड़े हॉस्पिटल की तरफ रेफर करेंगे। बाकी सर्विलांस तो ये है कि डोर टू डोर इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हर साल ही होता है। और आप ये कह रहे हैं कि इस साल ये ज्यादा है, तो एक तो मैंने कहा कि कोविड में हमारा ध्यान था और दूसरी बात क्या है कि कोविड में जो यूनिवर्सल प्रोटेक्शन था वो लागू था, तो इसीलिए वो कोविड को भी रोक रहा था और ये सर्दी जुकाम को भी रोक रहा था, इसलिए शायद केसेस ज्यादा कम दिखे थे। अब जो दिख रहे हैं वो ज्यादा ना होके जो नॉर्मल स्टेटस थी वो वही वाली बात है, वो 2 साल की जो गैप था उसके बाद हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं। बस यही है कि यूनिवर्सल प्रोटेक्शन इसमें लागू होना चाहिए। ठीक है, और प्रोटेक्शन करना चाहिए, साथ ही साथ जरूरी ये है कि मरीज जो हो रहे हैं इम्यूनिटी उनको पहले आपको बूस्ट अप करनी होगी। घर पर इलाज, घरेलू उपचार अपनी इम्यूनिटी के लिए कीजिए, लेकिन अगर आप बीमार होते हैं, बुखार होता है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और इतनी तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। फिलहाल के लिए प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।